नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चित्रा पिल्ले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा भोपाल से हूँ। आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन। बच्चों देखिए, ये आपके सामने बाहुबली भोजन की थाली रखी है। प्यारे बच्चों, हम प्रतिदिन भोजन में सभी तरह के स्वादों को लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है वह कौन सा पदार्थ है जो हमारे भोजन में पाया जाता है तथा जिसके बिना भोजन अच्छा नहीं लगता? यदि वह पदार्थ भोजन में अधिक मात्रा में हो जाता है तो वह खाया नहीं जाता तथा कम होने पर वह स्वादहीन लगता है। तो बच्चों, आप जरूर समझ गए होंगे, है ना जी? मैं नमक की ही बात कर रही हूँ। आज हम कक्षा में हिंदी ब्रिज कोर्स पाठ 7 कहानी नमक का दारोगा पढ़ने जा रहे हैं। नमक का दारोगा कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य की नामचीन हस्ती हैं। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में से एक है। नमक का दारोगा प्रेमचंद जी द्वारा लिखित एक लघु कथा है। इसमें एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को दर्शाया गया है, जिसने काला बाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई है। हिंदी कहानी नमक का दारोगा। बात उस समय की है जब नमक का नया दफ्तर बना था। कुदरत द्वारा बनाई गई वस्तु का इस्तेमाल होना बंद हो गया था। तब लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। अफसरों को रिश्वत मिलती थी। पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दारोगा बनना चाहते थे। वकीलों का भी जी ललचाता था। मुंशी वंशीधर भी इन सब बातों को समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। वंशीधर के पिता अनुभवी थे। कहने लगे, बेटा, घर की हालत तो देख रहे हो, कर्ज से दबे जा रहे हैं। लड़कियां हैं, यह घास फूस की तरह बढ़ती जाती है। मैं तो सूखे पेड़ की तरह हो गया हूँ, पता नहीं कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मुखिया हो। नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। नजर चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम देखना जिसमें ऊपर की आमदनी हो। महीने में तो तनख्वाह मिलती ही है, वह तो पूर्णमासी के चांद के समान है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते बढ़ते समाप्त हो जाता है, जिससे प्यास बुझती है और बरकत होती है। इन सब बातों को गांठ बांध लो। किस्मत से वंशीधर को नमक के दारोगा की नौकरी मिल गई। जाड़े की रात थी। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। वंशीधर को यहाँ आए थोड़ा ही समय हुआ था। वंशीधर ने अपनी साख बना जो ली थी। कुछ ही क्षणों में नदी के बहाव की तरह गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। सब उठ खड़े हुए। जरूर कोई गड़बड़ है। जल्दी से वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर बैठ पुल के पास जा पहुंचे। वंशीधर ने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? पंडित अलोपी दिन की। कौन अलोपी दिन? दातागंज के जाने माने जमींदार, लाखों रुपए का लेन देन करते हैं। गाड़ियों में नमक के बोरे थे। कुछ गाड़ीवान आलोपी दिन के पास गए और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी है, आपको बुला रहे हैं। पंडित जी बोले, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। आलोपी दिन ने नमक के नए दरोगा वंशीधर बाबू से कहा, बाबूजी, कहिए, हमसे कौन सी भूल हो गई कि आपने हमारी गाड़ियां रोक दी? वंशीधर सख्ती से बोले, यह सरकार का हुक्म है। वंशीधर ईमानदार था। कड़कड़ाकर बोले, मैं नमक हराम नहीं हूं जो अपना ईमान बेचते रहते हैं।
मैं कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। जमादार बदलू सिंह, जी हुजूर, इन्हें गिरफ्तार कर लो। पंडित जी ने 40,000 तक की पेशकश की, लेकिन वंशीधर नहीं बदले। बदलू सिंह, इन्हें हिरासत में ले लो। आलोपी दीन हथकड़ियां लगते ही बेहोश होकर गिर गए। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। सब टीका टिप्पणी करने लगे, जिसमें दूध में पानी मिलाकर बेचने वाली दुधिया, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार आलोपीदीन सिर झुकाए अदालत की ओर चल दिए। आलोपीदीन साम दाम दंड भेद नीति में माहिर। मुकदमा शुरू हुआ, बहस हुई, लेकिन जज साहब ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जज ने कहा, पंडित आलोपीदीन पर लगाए गए आरोप झूठे और भ्रम में डालने वाले हैं। फैसला सुनकर वकील उछल पड़े। वंशीधर को आज एहसास हुआ कि संसार में न्याय, ईमानदारी सब ढूंढ है। वंशीधर के घर पहुंचते ही बूढ़े मुंशी जी बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लो। माँ बाप को बड़ा दुख हुआ। उनकी जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा मिट्टी में मिल गई। कुछ दिन बीत गए। सांझ के समय बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय दरवाजे पर रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, सुंदर बैग गर्दन में डाले हुए, नीले रंग के सिंह की कल से जड़े हुए, कई नौकर लाठियों कांधे पर रखी हुई। गुरु मुंशी देखते ही दौड़ पड़े। पंडित जी, हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे घर आए। मैं आपको क्या मुंह दिखाऊं? मुख पर कालिक लगी हुई है। लड़का निकम्मा है। आलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद मत समझिए। उस रात अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। वंशीधर समझ गए कि वह मुझे लज्जित करने आए हैं। वंशीधर बोले, यह आपकी उदारता है। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कीजिए। मैं सत्य, ईमानदारी और धर्म से जकड़ा हुआ था। आलोपीदीन ने एक मोहर लगा हुआ दस्तावेज निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और हस्ताक्षर कीजिए। जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे, मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। पंडित जी ने अपनी सारी जायदाद की देखभाल के लिए उन्हें हमेशा के लिए नियुक्त कर दिया। आलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और हस्ताक्षर करने को कहा। पंडित जी बोले, ईश्वर तुम्हें हमेशा वही नदी के किनारे वाला घुसपैल, धर्म की रक्षा करने वाला और कठोर दारोगा बनाए रखे। कांपते हाथों से उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने खुशी से वंशीधर को गले से लगा लिया। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी है ना? बहुत अच्छी कहानी है ये। और इस कहानी में सबसे ज्यादा हमें प्रेमचंद जी हमेशा एक मार्मिक स्पर्शीय कथाकार के रूप में दिखाई देते हैं। बच्चों, आपके लिए ये अभ्यास गतिविधि है। आइए हम इन कुछ प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत कहानी नमक का दारोगा में लेखक ने किन किन बुराइयों पर चोट की है? प्रस्तुत कहानी नमक का दारोगा में लेखक ने किन किन बुराइयों पर चोट की है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रस्तुत कहानी में, कहानी नमक का दारोगा में लेखक ने समाज में रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना, चोरी करना, बेईमानी करना, किसी का भी सामान हड़प लेना, इस प्रकार की सभी सामाजिक बुराइयों पर चोट है। प्रश्न क्रमांक 2, नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है, नजर चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? हम एक बार प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे। नौकरी में पद की ओर ध्यान मत देना,
यह तो पीर की मजार है, नजर चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? इस कथन से लेखक का आशय यह है कि तुम नौकरी के ऊपर ध्यान ज्यादा मत देना। का मतलब यह नहीं कि नौकरी पर ध्यान मत देना, अर्थात नौकरी की जो कमाई है उस पर ध्यान ज्यादा मत देना। ज्यादा ध्यान आपको कहाँ देना है? ऊपर की आमदनी पर, कि वह किस तरह होगी और कितनी आएगी। प्रश्न क्रमांक 3, अगर आपको नमक का दारोगा बना दिया जाए तो आप समाज के हित में क्या कदम उठाएंगे? प्रश्न क्रमांक 3, अगर आपको नमक का दरोगा बना दिया जाए तो आप समाज के हित में क्या कदम उठाएंगे? तो बच्चों, यदि आपको नमक का दरोगा बना दिया जाए तो आप समाज के हित में बहुत ही अच्छे कदम उठाएंगे। जैसे रिश्वतखोर नहीं बनेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे, बेईमानी व चोर दोनों बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आप वैसे ही काम करेंगे जो समाज में आपको प्रतिष्ठित बना दे। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, आइए हम उन्हें पढ़ते हैं। देखिए, कुदरत शब्द कुदरत है। कुदरत शब्द का अर्थ होता है प्राकृतिक। रिश्वत, रिश्वत का अर्थ है गलत ढंग से पैसा लेना। अफसर, अधिकारी। पटवारी का अर्थ है भूमि नापने वाला। मजार, मजार यानी सूफी संतों की दरगाह। तनख्वाह, वेतन। आमदनी, आय। किस्मत यानी भाग्य। हुजूर, अधिकारी। दस्तावेज, संबंधी कागज। इज्जत माने सम्मान। खुशामद, चापलूसी। निकम्मा, बेकार। बच्चों, इस प्रकार के कठिन शब्दों का आपको अभ्यास करना है, जिससे हमारी हिंदी भाषा बहुत ही अच्छी हो जाए। नमक का दरोगा कहानी के कुछ प्रश्न और हैं। नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है, वह क्यों? दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में ऐसा कौन सा पद है जिसे पाने के लोग लालायित रहते हैं और क्यों लालायित रहते हैं? प्रश्न क्रमांक 3, आपके विचार में कहानी नमक का दारोगा के और कौन कौन से शीर्षक हो सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 4, वंशीधर के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। अपने माताजी व पिताजी की भी विशेषताएं लिखिए। बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर हल करें। इन्हें आप मौखिक भी हल कर सकते हैं और लिखित भी हल कर सकते हैं। पाठ में बच्चों नुक्ता के भी शब्द आए हैं। नुक्ता क्या होता है, इसकी जानकारी इस प्रकार है। नुक्ता मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बिंदु होता है। देखिए, ये बिंदु जो आपको डार्क दिख रहा है, बिंदु होता है। साधारणतया हिंदी व उर्दू भाषा में इसका अर्थ बिंदु ही है। सामान्यतः नुक्ता का प्रयोग क, ख, ग, ज और फ ये 5 वर्ण में लगता है। मैं पुनः एक बार आपको दोहराती हूँ। नुक्ता का प्रयोग क, ख, ग, ज तथा फ वर्ण में लगता है। उदाहरणतः जैसे खाना, राज, फन आदि। बच्चों, अब हम इन शब्दों को इन उदाहरणों से भी समझते हैं। गज, गज का अर्थ होता है हाथी। यदि गज में नुक्ता लग जाए तो देखिए उसकी ध्वनि क्या हो जाती है, गज। गज का अर्थ होता है नाप। कतरा, कतरा का अर्थ होता है फांक और कतरा का अर्थ होता है बूंद। नुक्ते लगे शब्द में अर्थ बदल जाता है। खाना, खाना का अर्थ होता है भोजन और यदि
ख में नुक्ता लगता है खाना, उसकी जगह होता है दराज या जगह। जमाना मतलब जमाने की क्रिया, किसी भी चीज को जमाते हैं, जैसे दही जमाना है ना, बर्फी जमाना है। जमाने का अर्थ होता है जमाने की क्रिया। एक होता है जमाना, ज में नुक्ता लगा ज बना, जमाना मतलब समय या मुद्दत। बच्चों इस पाठ में और भी नुक्ते वाले शब्द हैं, आइए हम इन सभी का अभ्यास करते हैं। दफ्तर, अफसरों, रोजगार, मजार, दरवाजे, नजर, गलती, तनख्वाह, जरूर, खुशामद, मर्जी, जमींदार, सख्ती, माफ, कायदे, इज्जत, कानून, गिरफ्तार, हजार, खबर, कागज, दस्तावेज, बाइज्जत और फैसला। बच्चों दिए गए जो ये नुक्ता वाले शब्द हैं, इनका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे दफ्तर शब्द हमने लिया, अब इसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार हो सकता है, नमक का नया दफ्तर बना था। नमक का नया दफ्तर बना था। दूसरा आप रोजगार, हमारे देश में बहुत सारे रोजगार खुले हैं। दरवाजे, हमारे घर पर बहुत दरवाजे होते हैं। इसी प्रकार से हम सरल सरल वाक्यों को भी बना सकते हैं। इस पाठ में बच्चों उर्दू और फारसी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। देखिए उर्दू शब्द कौन कौन से हैं और फारसी शब्द कौन कौन से हैं। उर्दू शब्द है खबर, मुकदमा, पेशकश, हिरासत, अफसर। फिर से हम एक बार पढ़ेंगे उर्दू शब्दों को, खबर, मुकदमा, पेशकश, हिरासत और अफसर। फारसी शब्द हैं बेहोश, एहसास, लज्जित, मर्जी और हस्ताक्षर। अब देखिए इनका हम वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं, जो बहुत सरल है और हम लोग इनका प्रयोग करते भी हैं। देखिए मुकदमा शब्द यदि हमने लिया तो मुकदमा शब्द तो बहुत सरल है ना। मुकदमा कहाँ चलता है? मुकदमा अदालत में चलता है। हिरासत, पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर का वाक्य में प्रयोग हमें हस्ताक्षर सोच समझ कर करना चाहिए। तो बच्चों इन छोटे छोटे से शब्दों को का प्रयोग हम सरल वाक्यों में करेंगे और वाक्य रचना को अपनी सुंदर बनाएंगे। मुहावरे, इस पाठ में मुंशी जी ने बहुत सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया है। आइए सबसे पहले हम मुहावरों की समझ बनाते हैं। मुहावरे, राम के घर जब मेहमान आए, राम के घर जब मेहमान आए तो माँ बहुत दुखी थी, क्योंकि राम ने 2 मिनट भी माँ को चैन से बैठने नहीं दिया। माँ ने राम को आंख दिखाई, पर उसकी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं, वह बिल्कुल नहीं सुन रहा था। माँ भी आपे से बाहर हो गई और मेहमान दबे पांव निकल गए। बच्चों अभी आपने ये एक अनुच्छेद पढ़ा, आइए इसको हम एक बार बहुत ध्यान से देखते हैं। इस प्रकार रेखांकित शब्द अपने शाब्दिक अर्थ के स्थान पर भिन्न अर्थ में प्रयोग होकर उसी अर्थ में रूढ़, रूढ़ का अर्थ होता है स्थिर हो गए। अर्थात जब वाक्यांश सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। हम इस परिभाषा को फिर से पढ़ेंगे। जब वाक्यांश, वाक्यांश माने वाक्य का एक बड़ा अंश सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे को मुंह चढ़ी बात अर्थात मुख में चढ़ी बातें भी कहते हैं। इस पाठ में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है। देखिए कुछ मुहावरे यहाँ पर लिखे हैं, इन्हें हम ध्यान से देखेंगे। जी ललचाना, जी ललचाना, घास फूस की तरह बढ़ना, घास
फूस की तरह बढ़ना, सूखे पेड़ की तरह होना, साख बनाना, ईमान बेचना, बाइज्जत बरी करना, उछल पड़ना, सिर फोड़ना, मिट्टी में मिलना, माला जपना और कालिख लगाना। बच्चों, अभी आपके सामने ये जो मुहावरे हैं, हम इनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करने की गतिविधि करेंगे। आप सभी इसे अपनी कॉपी में लिखिए। जी ललचाना, इसका अर्थ है किसी चीज को पाने की इच्छा होना। घास फूस की तरह बढ़ना, अर्थात जल्दी जल्दी बढ़ना। सूखे पेड़ की तरह होना, अधिक उम्र हो जाना। साख बनाना, इज्जत बनाना। ईमान बेचना, गलत काम करना। बाइज्जत बरी करना, रिहा कर देना। उछल पड़ना, बहुत खुशी होना, बहुत खुशी मनाना। सिर फोड़ना, दुख मनाना। सिर फोड़ना अर्थात दुख मनाना। मिट्टी में मिलना, समाप्त हो जाना। क्या अर्थ होगा? समाप्त हो जाना। माला जपना यानी ईश्वर को याद करना। कालिख लगना, अपमानित महसूस करना, मान महसूस करना। बच्चों, इन अर्थों के द्वारा हम वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। जैसे जी ललचाना, इसका क्या अर्थ बताया था कि पाने की इच्छा रखना, किसी भी चीज को पाने की इच्छा रखना। तो बच्चों, मिठाई की दुकान पर मिठाई देखकर हमारा भी जी ललचाता है ना? बिल्कुल। तो इसका वाक्य में प्रयोग बिल्कुल सरल रहेगा कि मिठाई को देखकर मोहन का जी ललचा गया। इस प्रकार से हम वाक्यों की रचना करेंगे। इस पाठ में लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। लोकोक्तियों के बारे में आइए हम जानते हैं। जब बीमारी शुरू हुई थी तब तो तुम जागे नहीं, अब जब रोगी मौत के करीब आ पहुंचा है तो डॉक्टर को बुलाने जा रहे हो। रहने दो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ मोटे अक्षर में छुपे वाक्य का अर्थ है अवसर। समय तो निकल गया, अब पछताने से कोई लाभ नहीं। इस तरह के वाक्य प्रयोग लोकोक्ति कहलाते हैं। लोकोक्ति वाक्य के प्रयोग के अंत में लिखी जाती है। लोकोक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। लोकोक्ति किसी कहानी या फिर सत्य के आधार पर बने पूरे वाक्य के रूप में होती है। इन वाक्यों में जीवन का अनुभव समाया होता है। किसी बात को स्पष्ट करने में यह बहुत उपयोगी होती है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है ओछा व्यक्ति बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करे। प्रयोग आता जाता कुछ नहीं, अपने आप को श्रेष्ठ बताने चले। सच है अधजल गगरी छलकत जाए। लोकोक्ति और देखिए उदाहरण लोकोक्ति के। ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान। अन्य उदाहरण ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। तीसरा उदाहरण है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा। अगली है घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगला उदाहरण छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात। अंतिम उदाहरण है जान है तो जहान है। बच्चों, इन लोकोक्तियों के आइए अर्थों को हम जाने। पहला है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ है बड़ी प्रसिद्धि
छोटा आचरण, बड़ी प्रसिद्धि, छोटा आचरण। नंबर 2, ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है आवश्यकता तो बहुत है किंतु हमारे पास सामान कम है, आवश्यकता से बहुत कम सामान मिलना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अर्थात एक ही बार धोखा खाया जा सकता है। चौथा है चिराग तले अंधेरा, अर्थात घर का भेद बताने वाला ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात घर का भेद बताने वाला ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। चिराग तले अंधेरे का अर्थ है दूसरों को उपदेश देने वाला अच्छा आचरण नहीं करता। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात किसी भी हाल में खर्च न करना। छोटा मुंह बड़ी बात, अर्थात बढ़ चढ़कर बातें करना। जान है तो जहान है, अर्थात जीवन सबसे अधिक मूल्यवान है। बच्चों, इस प्रकार लोकोक्ति का अभी हमने प्रयोग करना सीखा। अब आइए दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, मुहावरा वाक्यांश है जबकि लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। मुहावरे की भाषा, मुहावरे की भाषा को में इसका प्रयोग बल देने के लिए होता है। मुहावरे का प्रयोग भाषा को बल देने के लिए होता है जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी घटना विशेष के लिए होता। मुहावरे शरीर के अंगों के नाम पर भी होते हैं जैसे आंख, नाक और कान। हम उदाहरण से कहते हैं ना, माँ की आंखों का तारा होना, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देना, कान का कच्चा होना। जबकि लोकोक्ति का प्रयोग फल प्राप्त होने की आशा की जाती है। मुहावरे के अंत में ना वर्ण का प्रयोग होता है और लोकोक्ति में ना वर्ण का होना आवश्यक नहीं है। कहावतें वाक्य के अंत में लिखी जाती है जबकि मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग होता